साथियों, अंग्रेज किसी भी तरीके से सिंधिया के राज्य को हथियाना चाहते थे और पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे असाई का मैदान अंग्रेज़ों के हाथों में रहा था। उसके बावजूद भी दौलत राव सिंधिया इस व्यर्थ के रक्तपात को रोककर सुलह की बातचीत करना चाहता था, परंतु गवर्नर जनरल मार्क्विस वेलेस्ली उस समय अपनी विजय के नशे में था। उसे अभी तक अपनी कूटनीति से बहुत कुछ आशा थी। दूपों तथा उसके साथ के 15 और यूरोपियन विश्वासघातक अभी तक सिंधिया की विशाल पैदल सेना के साथ थे। इस सेना के कुछ आदमी अब उत्तर की ओर सिंधिया के बहरानपुर और असीरगढ़ के किलों की रक्षा के लिए पहुंच गए थे। वेलेस्ली को विश्वास था कि दूपों और उसके साथियों की सहायता से अंग्रेज आसानी से दोनों किलों पर कब्जा कर लेंगे। वेलेस्ली का विश्वास पक्का था, इसलिए उसने बालाजी के पत्र की ओर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि बालाजी कुंजर ने दौलत राव सिंधिया की ओर से मार्क्विस वेलेस्ली को सुलह के लिए लिखा था। वेलेस्ली ने जब देखा कि स्टीवेंसन को मराठा सेना का पीछा और मुकाबला करने में सफलता नहीं मिल सकी, तब यह काम उसने अपने ऊपर लिया और स्टीवेंसन को उत्तर की ओर बढ़कर बहरानपुर और असीरगढ़ के किलों पर कब्जा करने और बहरानपुर के अत्यंत धन संपन्न नगर को लूटने की आज्ञा दी थी। महाराजा सिंधिया और बरार के राजा की सेनाएं असाई की लड़ाई के बाद निज़ाम के इलाके से हटकर पहले खानदेश की ओर बढ़ती हुई मालूम हुई और फिर ताप्ती नदी पार करके पश्चिम और फिर दक्षिण की ओर आती नजर आई थी। स्टीवेंसन बहरानपुर की ओर बढ़ा। 15 अक्टूबर सन 1803 को स्टीवेंसन ने बड़ी आसानी से बहरानपुर पर कब्जा कर लिया था और नगर को खूब लूटा था। इसके बाद 17 अक्टूबर सन 1803 को वही असीरगढ़ की ओर बढ़ा था। सिंधिया की वह सेना जो दूपों के अधीन बहरानपुर और असीरगढ़ की रक्षा के लिए नियत थी, बजाय स्टीवेंसन का सामना करने या असीरगढ़ की ओर जाने के, रास्ता छोड़कर नर्मदा की ओर चली गई थी। 19 अक्टूबर को स्टीवेंसन ने असीरगढ़ पर हमला किया और 21 अक्टूबर को असीरगढ़ का किला अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। इसके बाद ही दूपों और उसके 15 यूरोपियन साथी अपना काम पूरा करके सिंधिया को छोड़कर स्टीवेंसन की ओर चले गए थे। जनरल वेलेस्ली के पत्रों से साबित है कि बहरानपुर और असीरगढ़ दोनों स्थानों पर सिंधिया के इन नमक हराम यूरोपियन नौकरों ने ही अपने सहधर्मियों का काम इतना सरल कर दिया था। दक्षिण में अभी तक सिंधिया और भोंसले की सेनाएं, जिनमें अधिकतर सवार थे, एक साथ थी। इस सवार सेना में अंग्रेज़ों की भेद नीति भी अधिक चलने नहीं पाई थी, इसलिए वेलेस्ली या स्टीवेंसन किसी को भी इस संयुक्त मराठा सेना का सामना करने का साहस नहीं हो सका था। वेलेस्ली बराबर इस सेना के दाएं बाएं चक्कर लगाता रहा था, किंतु लड़ने से बचता रहा। उधर मराठा सेना ने भी न जाने किस निर्बलता या संकोच के कारण वेलेस्ली की सेना पर स्वयं हमला नहीं किया। वेलेस्ली ने अपने पत्रों में साफ लिखा है कि यदि संयुक्त मराठा सेना उस समय कहीं अंग्रेज़ों की सेना पर हमला कर देती तो अंग्रेज़ी सेना के लिए बचना असंभव था। वास्तव में अंग्रेज़ इस समय चाह रहे थे कि किसी तरह भोंसले और सिंधिया की सेनाएं अलग अलग हो जाएं। जिस तरह हुआ हो, इसी समय सिंधिया और भोंसले की सेनाएं अलग अलग हो गई थी। वेलेस्ली ने अब स्टीवेंसन को सिंधिया के पीछे भेजा और स्वयं बरार के राजा के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा था, किंतु मराठा सेना के 2 टुकड़े हो जाने पर भी और वेलेस्ली के कई दिन तक पूरी कोशिश करने पर भी स्टीवेंसन या वेलेस्ली दोनों में से किसी को मराठा नरेशों से मुकाबला करने का जरा सा भी साहस नहीं हो सका था। वेलेस्ली ने इस समय यह सोचा कि गुजरात पहुंचकर सिंधिया के गुजरात के इलाके पर हमला किया जाए और बरार के उत्तर में गाविलगढ़ के किले पर चढ़ाई की जाए, किंतु वेलेस्ली को डर था कि कहीं सिंधिया और भोंसले दोनों एक पश्चिम और दूसरा पूरब की ओर बढ़कर मेरी इन दोनों योजनाओं को असफल न कर दें। संभव है कि सिंधिया और भोंसले को इसका ख्याल रहा हो और उन दोनों के अलग अलग हो जाने का यही उद्देश्य रहा हो। जो भी हो, वेलेस्ली ने फिर छल से काम लेने का निश्चय किया था। उसने सुलह की बातचीत शुरू करके सिंधिया और भोंसले दोनों को धोखे में रखने का इरादा किया। सिंधिया की ओर से बालाजी कुंजर का पत्र आ ही चुका था। बरार का राजा भी अमृत राव द्वारा सुलह की बातचीत की कोशिश कर रहा था। वेलेस्ली ने अब रुख बदला और 30 अक्टूबर सन 1803 को बालाजी कुंजर को एक पत्र में लिखा कि आपका पत्र मिला और कर्नल स्टीवेंसन ने मेरे पास एक फारसी का पत्र भेजा है, जिसमें आपने उसे इत्तला दी है कि आप मोहम्मद मीर खां को मेरे पास सुलह की बातचीत के लिए भेजने वाले हैं। मैं मीर मोहम्मद खां से मिलकर बहुत खुश होऊंगा। मीर मोहम्मद खां की पदवी के अनुरूप
उचित ढंग से मैं उसका स्वागत करूँगा और उन्हें जो कुछ कहना होगा उस पर पूरा ध्यान दूंगा। इसी तरह का एक पत्र उसने मोहम्मद मीर खां के पास भेजा था, जिसमें लिखा था कि मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश होऊंगा और आपकी पदवी और चरित्र के अनुरूप आदर सत्कार के साथ आपका स्वागत करूंगा और जो कुछ आपको कहना होगा उस पर पूरा ध्यान दूंगा। साथियों, किसी कारणवश मोहम्मद मीर खां के बजाय समय पर जसवंतराव घोरपड़े को सिंधिया की ओर से सुलह की बातचीत के लिए भेजा गया था। 23 नवंबर सन 1803 को अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच युद्ध स्थगित कर देने के लिए एक अस्थायी सुलहनामा लिखा गया था, ताकि इसके बाद स्थायी सुलह की शर्तें तय की जा सकें। इस अस्थायी सुलहनामे में लिखा था कि दक्षिण में, गुजरात में और हर जगह युद्ध तुरंत बंद कर दिया जाए। वेलेस्ली और सिंधिया के वकीलों के इस अस्थायी सुलहनामे पर हस्ताक्षर हो गए थे। सुलहनामे की अंतिम धारा यह थी कि इस सुलहनामे पर महाराजा दौलत राव सिंधिया के हस्ताक्षर होने चाहिए और उनके हस्ताक्षर होकर आज से 10 दिन के अंदर मेजर जनरल वेलेस्ली के पास आ जाने चाहिए। इस पर दौलत राव सिंधिया के वकीलों ने जोर दिया था कि सुलहनामे में सिंधिया तथा भोंसले दोनों मराठा नरेशों का नाम होना चाहिए और दोनों के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध बंद हो जाना चाहिए। किंतु वेलेस्ली ने यह बहाना लेकर कि भोंसले की ओर से कोई पृथक वकील नहीं आया, भोंसले का नाम सुलहनामे में देने से इनकार किया था। भोंसले का नाम इस अस्थायी सुलहनामे में न रखने का असली कारण जनरल वेलेस्ली ने गवर्नर जनरल के प्राइवेट सेक्रेटरी मेजर शॉ के नाम अपने 23 नवंबर सन 1803 के पत्र में बयान किया था कि बरार के राजा की सेनाएं इसमें शामिल नहीं की गई हैं और इसी से इन दोनों नरेशों में फूट पड़ जाएगी। यदि सिंधिया के ऊपर कोई एतबार भोंसले को अभी तक था भी, तो वह अब ख़त्म हो जाएगा और मराठा मंडल की एकता खुद ब खुद टूट जाएगी। साथियों, दोनों वेलेस्ली भाई पाश्चात्य कूटनीति के पक्के खिलाड़ी थे। इसी पत्र में आगे चलकर जनरल वेलेस्ली ने लिखा था कि मैं गवर्नर जनरल को सूचित कर चुका हूँ कि दौलत राव सिंधिया को और अधिक नुकसान पहुँचा सकना मेरी शक्ति से बाहर है। उसने आगे लिखा था कि मैदान में सिंधिया की सारी सेना सवारों की है। इस सेना पर हम किसी तरह का असर डालने की कभी कोई आशा नहीं कर सकते, जब तक कि बहुत दिनों तक और बहुत दूर तक उसका पीछा नहीं करते रहें। यदि हम ऐसा करें तो हमारी सेनाएं, जो इस समय भी रसद मिलने के स्थानों से दूर हो गई हैं, और भी अधिक दूर हो जाएंगी और बरार के राजा के विरुद्ध फिर हम युद्ध नहीं कर सकेंगे। इस अस्थायी सुलह द्वारा वेलेस्ली केवल सिंधिया को धोखा देकर और अपनी तैयारी करके उस पर अचानक हमला करना चाहता था। इसके बारे में 24 नवंबर सन 1803 को वेलेस्ली ने कर्नल क्लॉस को साफ लिखा था कि लड़ाई बंद करने को मैं इसलिए राजी हो गया कि जैसा मैं 24 अक्टूबर को गवर्नर जनरल को लिख चुका हूँ, मैं सिंधिया को और हानि पहुँचाने में असमर्थ था। सिंधिया की सवार सेना को नुकसान पहुँचा सकना मेरे लिए असंभव है और गुजरात तथा गाविलगढ़ के किले के लिए मैं जो कुछ योजनाएं कर रहा हूँ, उनमें सिंधिया मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। बापूजी सिंधिया को उसने गुजरात की ओर भेज भी दिया है और मेरा राजनीतिक लक्ष्य यह है कि बरार के राजा और सिंधिया में फूट डलवा दूं और इस तरह वास्तव में मराठा मंडल को तोड़ दूं। साथियों, उसी दिन वेलेस्ली ने जो पत्र गवर्नर जनरल को लिखा, उसके बारे में वेलेस्ली के इरादे और भी स्पष्ट ये वाक्य करते हैं, जिसमें उसने लिखा था कि यदि लड़ाई बंद कर देने के इस अवसर से लाभ उठाकर हम संधि की बातचीत में देर लगा दें, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं चाहूँ तब इस अस्थायी सुलह का अंत कर देना मेरे हाथों में है, और यदि जिस दिन यह सुलहनामा हस्ताक्षर होकर मेरे पास आ जाए उसके अगले ही दिन मुझे इस सुलह का अंत कर देना पड़े, तो भी कम से कम मुझे हर तरह से अपनी कार्रवाइयों के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा और दोनों शत्रुओं को एक दूसरे से बिल्कुल फोड़ देने में मैं सफल हो चुका हूँगा। यानी इस समय अंग्रेज दौलत राव सिंधिया और बरार के राजा को तोड़ना चाहते थे। साथियों, वास्तव में पाश्चात्य कूटनीति में ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है। शीघ्र ही जनरल वेलेस्ली का छल प्रकट हो गया था। एक तरफ अंग्रेज सुलह की बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ उसकी आड़ में अपनी तैयारी करके सिंधिया पर दोबारा हमला करना चाहते थे। साथियों, इसके बाद की घटना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।